अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी और के वर्क से रिलेटेड है। आज का हमारा आर्टिकल है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू FT। आए आज इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, आप सपोज करें कि आपके पास कोई बॉक्स है। अगर आप इस पर कोई फोर्स लगाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो साइंटिफिक डेफिनेशन के हवाले से ये जो फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और जितना डिस्प्लेसमेंट ये बॉडी या ऑब्जेक्ट हमारा कवर करता है, उसको उन दोनों की मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम वर्क डन कहते हैं। वी कैन डिफाइन इट एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and magnitude of displacement is called work done. मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं और हम इसको यूं लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास बराबर होगा वर्क डन के। वर्क डन के लिए हम लोग सिंपल यूज करते हैं W और फोर्स के लिए F और डिस्प्लेसमेंट के लिए D। ये हमारे पास आता है फार्मूला। एक यहाँ पर अहम चीज जो आपने याद रखनी है कि आपकी ये जो फोर्स होगी इस फार्मूला में, ये फार्मूला एप्लीकेबल है सिर्फ तब जब आपकी फोर्स आपके डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में थी। यानी डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन क्या थी? ये डायरेक्शन थी। ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया ना ये। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी? वो थी जो फोर्स की थी। तो जिस सूरत हाल में हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, ये फार्मूला वहां पर एप्लीकेबल होगा। एक और अहम बात, आपके टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो थ्रू आउट दिस टॉपिक हम कंसीडर करेंगे कि हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो बच्चों, ये फोर्स तो उस वक्त, ये फार्मूला तो वर्क डन का हमारे पास उस वक्त एप्लीकेबल है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पैरेलल हो। लेकिन अगर ये पैरेलल की बजाय कोई और एंगल आ जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो उस वक्त हमारे पास क्या वर्क डन का फार्मूला बनेगा वो देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं एक बॉक्स है हमारे पास और हम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से। इसको हमने बांधा हुआ थ्रेड के साथ या रस्सी के साथ। तो बच्चों, जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो आगे की तरफ होगा। अब आप देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है हमारे पास वो पैरेलल नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में एंगल आ रहा है थीटा। ऐसी सूरत हाल में हम वर्क डन कैसे मालूम कर सकते हैं? वेक्टर वाले चैप्टर में हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा कि ऐसी सूरत हाल में जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है हम उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में।
तो अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूँ इसके कंपोनेंट्स में, तो मेरे पास ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इसका एफ वाई, ये हमारे पास होगा एफ साइन थीटा, और ये हमारे पास जो ये वाला है और एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हमारे पास बनेगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होगा एफ कॉस। तो बच्चों फोर्स तो ऐसे लग रही थी, इसको पकड़ के खींच रहे थे, जैसे बॉक्स एक जमीन पर पड़ा हुआ ऊपर उसको रस्सी से बांध के इस तरह से खींचे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा। यानी यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में कवर नहीं किया गया, बल्कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था फोर्स का उसने ही बॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया। तो इसमें जो हमारे पास मॉडल का फार्मूला आता है उसको हम यूं लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी F cos थीटा इनटू D। मैं इसको यूं भी लिख सकती हूँ FD cos थीटा। इसमें भी आपने ये अज्यूम करना है, ये कंसीडर करना है कि आपके पास जो फोर्स होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास वो सूरत हाल आ गई जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि उनके दरमियान में कोई एंगल थीटा आ रहा है। तो बच्चों एफ डी कॉस थीटा अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमने वेक्टर वाले चैप्टर में ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जहाँ पर भी कॉस थीटा आता है वो दरअसल डॉट प्रोडक्ट में लगता है। तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, क्योंकि डॉट का मतलब ही cos थीटा होता है। तो अगर मैं इसको यूं लिख रही हूँ एफ डॉट डी लिख रही हूँ, तो हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आएगा वो दरअसल स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है हमारे पास दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि डायरेक्शन का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटीज हमें पता है कि अगर वो उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट भी हो जाए यानी नेगेटिव भी अगर उनके साथ हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड के साथ वर्स होती है स्केलर क्वांटिटीज के साथ जब हम डील करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास है सिंपल वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। अगर वर्क डन की यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स हम इसके यूं डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्क डन बराबर है F और D। तो फोर्स के क्या यूनिट्स होते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स हैं मीटर। तो वर्क डन के एक यूनिट तो हो गया हमारे पास न्यूटन मीटर, ये SI यूनिट्स की है। फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि न्यूटन जो है अगर हम उसको बेस यूनिट्स में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, और वो हमारे पास बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में आ गया मीटर। तो आपके पास ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेस यूनिट्स की टर्म में ये भी हमारे पास जो है बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं ये भी SI यूनिट्स की है। तो आपके पास ये दोनों जो है इसकी यूनिट्स बनते हैं। अब इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी, अगर हमारे पास यूनिट्स हो तो बच्चों ये मैं इसके यूनिट्स लिख रही हूँ वर्क डन के kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। kg यूज होता है आपके पास मास के लिए, तो मास के लिए जो हम डायमेंशन बेसिकली यूज करते हैं वो है हमारे पास कैपिटल M। मीटर स्क्वायर लेंथ का यूनिट है, हम इसके लिए यूज करते हैं L, और सेकंड जो है हमारे पास टाइम के यूनिट्स हैं, तो हम इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं डायमेंशंस में वो हमारे पास है T-2। अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं इनको यूं लिख सकती हूँ MLT-2। एक बात आपने याद रखनी है, इसकी जो डायमेंशन आ रही है वर्क डन की वो वही डायमेंशंस हैं जो टॉर्क की आ रही है, क्योंकि टॉर्क का भी आपने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है
उसमें आप फोर्स इंटू डी करते हैं। डी को आप डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट आर्म कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया। तो इसकी जो डायमेंशंस होती हैं टॉर्क की, वही आपके पास वर्क डन की डायमेंशंस हैं। ये हमने बात कर ली डायमेंशंस की। अब देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क डन हमने देख लिया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है तो वर्क डन क्या होगा, और जब किसी कोई और एंगल बन रहा है फिर दरमियान पैरेलल एंगल के अलावा, तब भी देख लिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वो जीरो कब हो सकता है, वो कंडीशंस देखते हैं। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं ये डॉट हटा दूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला कुछ यूं होगा, एफ डी कॉस थीटा। हम देखने लगे हैं वो कंडीशन जहां पे वर्क डन जीरो होगा, यानी हम डिफरेंट वैल्यूज देखना चाह रहे हैं। उसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। नंबर वन, आपके पास या तो फोर्स जीरो हो जाए जो आप फार्मूला में यूज कर रहे हैं, या आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, या आपके कॉस थीटा का जो आंसर हो वो आपके पास जीरो हो। तो ऐसी सूरत में अल्टीमेटली आपके पास जो वर्क डन आएगा वो जीरो हो जाएगा। बच्चों अगर पहली बात है जब फोर्स जीरो, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर, जब फोर्स जीरो होगी तो आपके पास ऐसी सूरत हाल में जो है वो वर्क डन बी जीरो आएगा। तो ये कौन सी सूरत हाल होगी, जैसे कि आपके पास बच्चों फोर्स जीरो होने से मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास ये डाइस पड़ा हुआ है, अगर मैं इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रही और मैं चाहूंगी ये मूव कर जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब मेरे पास फोर्स ही नहीं लग रही तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करेगा। तो अगर हम फोर्स ना लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं हो रहा, फोर्स भी नहीं लग रही, तो हमारे पास वर्क डन का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, जीरो। दूसरी जो कंडीशन है वो है हमारे पास के डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो। फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड है, मैं इस पर फोर्स लगाऊं इस तरह से इनवर्ट डायरेक्शन में, तो क्या ये मूव करेगा, ये मूव नहीं करेगा अनलेस अनटिल बहुत ज्यादा फोर्स ना हो इसको डैमेज करने के लिए। अगर ये मूव नहीं कर रहा मेरी फोर्स से, तो इसका मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है हमारे पास, तो वर्क डन का भी क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा, जीरो। तीसरी जो हमारे पास कंडीशन है कि cos थीटा जीरो हो जाए, एंगल आपके पास जो है कुछ ऐसा हो, ये cos थीटा का जो रिजल्ट है वो जीरो है, cos थीटा जीरो हो। तो बच्चों cos थीटा कब जीरो आता है, कब जीरो देता है cos वैल्यू, जब एंगल आपके पास 90 डिग्री हो। एंगल कितना हो, 90 डिग्री, क्योंकि cos आपके पास 90 डिग्री पर जीरो वैल्यू देता है। तो हम यहाँ से क्या अखज़ करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, कैसी सूरत हाल में भी, चूंकि एफ डी cos थीटा है, अगर हम यहाँ पर एफ डी cos 90 पुट कर दें तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाता है, जीरो। तो ये वो तीन कंडीशन है पॉसिबल जहाँ पर हमारे पास वर्क डन जीरो हो सकता है। इसके अलावा वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज कब आ सकती हैं वर्क डन की, वो कंडीशंस देखते हैं।
अगर होगा तो आपका वर्क डन जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी एक्यूट। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? वो एंगल्स जो 90 डिग्री से लेस होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। जैसे मैंने वो आपको बॉक्स वाली एग्जांपल दी, अगर ये बॉक्स है आपके पास और आप इसको मूव करवाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। तो बच्चों इन दोनों के दरमियान में जो एंगल आ रहा है, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों, तो एंगल इनके दरमियान में आ रहा है जीरो। जब एंगल जीरो होगा हमारे दरमियान हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, तो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी और पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्योंकि cos 0 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन है उसकी वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है। वर्क डन नेगेटिव भी होता है बच्चों, को कब नेगेटिव होता है वर्क डन? जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, ऐसी सूरत में जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ऊपर मूव कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन थी, लेकिन उस पर जो फोर्स लग रही थी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थी, तो अगर इस फोर्स का और जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल थी उसकी डिस्प्लेसमेंट का अगर प्रोडक्ट हम निकालना चाहें, यानी इनका वर्क डन निकालना चाहें, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो इसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर नेगेटिव वर्क डन, वो ये है बच्चों के एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल से मुराद है कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। एंगल शुड बी थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। अब देखिए अगर ये हम एक वैल्यू कंसीडर कर लें, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है या मोशन है वो upward डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड अगर इस पर कोई फोर्स हम लगाएं तो एंगल क्या आता है इसके दरमियान में? स्ट्रेट लाइन में एंगल आता है 180 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री से तो ग्रेटर है ना। तो इस सूरत में हमारे पास जो वर्क डन आता है बच्चों वो नेगेटिव आता है। आपने ये चीज याद रखनी है। तो हमने देखा आज के वर्क डन से क्या मुराद है, साइंटिफिक उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब हमारे पास कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है वर्क डन का? जब उनके दरमियान में पैरेलल के बजाय कोई और एंगल आ जाए, कुछ भी एंगल, उस सूरत में हम इसको यूं लिख सकते हैं, और चूंकि इसके फार्मूला में cos थीटा यूज हो रहा है तो हम इसको एज अ डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लिखने का मतलब ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का इस पर कोई असर नहीं होता वर्क डन पर। हमने कंडीशन देखी जब हमारे पास वर्क डन जीरो हो सकता है। जीरो जब होगा जब हमारे पास फोर्स, डिस्प्लेसमेंट या फिर cos थीटा का जो रिजल्ट है, यानी cos के साथ कुछ ऐसा एंगल हो कि हमारे पास cos थीटा का रिजल्ट जीरो आ जाए। तो वो तीन कंडीशंस हमने चेक की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो है वो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है? पॉजिटिव उसी केस में आएगी जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 90 डिग्री से लेस होगा, यानी ओनली फॉर एक्यूट एंगल्स वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और फिर हमने कंडीशन चेक की कि हमारे पास वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है? वर्क डन नेगेटिव भी होता है, वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव होती है हमारे पास जब हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, यानी तमाम ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए सिर्फ 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री के अलावा भी 270 या कुछ भी और एंगल आ जाए हमारे पास जो 90 डिग्री से अबव हो और 360 तक अगर चला जाए, हम कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हमारे पास वर्क डन होता है उसकी वैल्यू
नेगेटिव होती है बच्चों। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस भी करेंगे इसको। अच्छा, ये जो नेगेटिव वर्क डन है इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दे देती हूँ। आप इसको यूं भी बोल कर सकते, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स से क्या मुराद है बच्चों, आपको बता दूं, अगर कोई गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, आप सपोज कर रहे हैं जी ये गाड़ी ये आगे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन जो होगी वो रोड की और इसके टायर्स के दरमियान में होगी, और फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है वो कोशिश करती है कि ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन किया जाए, स्टॉप किया जाए उनकी मोशन को। तो वो जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ऐसी सूरत हाल में भी जो हमारे पास एंगल आएगा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स, अगर इनका हम एंगल देखें, स्ट्रेट लाइन एंगल है तो ये भी 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से अबव है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसमें हमारे पास वर्क डन नेगेटिव आएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो